अवसर पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ऐसा शख्स जिसका कोई निजी एजेंडा न हो, जिसकी कोई व्यक्तिगत इच्छा न हो, वो सरकार का मुखिया हो, आज का ये बजट उनके नेतृत्व में जो तैयार किया गया है वो प्रदेश के पूरी जनता के लिए 25 करोड़ लोगों के जन कल्याण को समर्पित है। और योगी जी की तरफ से ही ये 4 लाइनें मैं कहकर अपनी बात को शुरू करूंगा। कि इस धरा से हर अंधेरे को मिटाकर, इस धरा से हर अंधेरे को मिटाकर सूर्य का पर्याय बनना चाहता हूं और आदमी के शौर्य के इतिहास का मैं श्रेष्ठतम अध्याय बनना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, रामचरितमानस की 2 चौपाई हैं कि जिम सरिता सागर मह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाए सोहाय। धर्मशील व्यक्ति के पास स्वाभाविक रूप से यश, वैभव, संपन्नता स्वतः ही जाती है। जो लोग नहीं भी चाहते हैं तो भी आज ऐसे व्यक्ति, ऐसा मुखिया के नेतृत्व में यह बजट तैयार किया गया। मैं इसको आपके माध्यम से संपूर्ण सदन को और आपके माध्यम से पूरी जनता को समर्पित करता हूं। माननीय वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमानों पर मैं अपना वक्तव्य आपकी अनुमति से प्रारंभ करता हूं। माननीय, इस वर्ष परम पावन तीर्थ नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ 144 वर्षों में आता है। ये हम सभी के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत देश और पूरे विश्व के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हम अपने जीवन काल में आस्था, संस्कृति और मानवता के समागम के इस महापर्व के भागी बन सके। कुंभ का वर्णन ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में मिलता है। ये भारत की प्राचीन सांस्कृतिक एवं धार्मिक अक्षुरता का परिचायक है। कुंभ मात्र एक धार्मिक सांस्कृतिक मेला ही नहीं है, ये एक दुर्लभ खगोलीय घटना भी है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले कुंभ के विषय में पुराणों का ये श्लोक मैं पढ़ना चाहूंगा। मेष राशिगते जीवे मकरे चंद्र भास्करो अमावस्या तदा योगः कुंभ इस तीर्थ नायके। अर्थात बृहस्पति मेष राशि में तथा चंद्र और सूर्य मकर राशि में जब आते हैं और अमावस्या तिथि हो तो तीर्थों के नायक प्रयाग में कुंभ योग होता है। हमारी प्राचीन आस्था, धर्म और संस्कृति के प्रतीक कुंभ योग को अनादिकाल से सर्वश्रेष्ठ साक्षात मुक्ति पद की संज्ञा दी गई है। महाकुंभ में देश विदेश से आए लगभग 53 करोड़ से अधिक, वर्तमान में 56 करोड़ से ज्यादा हो गए श्रद्धालुओं ने प्रतिभाग किया। यह संपूर्ण विश्व में मनुष्यों का विशालतम समागम था, जिसके भव्य एवं कुशल आयोजन की सराहना सभी ने मुक्त कंठ से की है। संभवतः इस सदन में उपस्थित सम्मानित सदस्यों ने मानवता के इस महापर्व में पर प्रतिभाग किया होगा। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तथा हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले लगभग 8 वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। चाहे वह कानून व्यवस्था हो, आर्थिक विकास हो, औद्योगिक विकास हो, दुर्बल वर्गों को विकास की मुख्य धारा में लाना हो, गरीबी उन्मूलन हो, अवस्थापना विकास हो अथवा वित्तीय समावेशन हो। हमने चिकित्सा सुविधाओं का तीव्र गति से विकास किया है। प्रत्येक क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के प्रयोग और नवाचार को विशेष रूप से बढ़ावा दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा 10 सेक्टर यथा कृषि एवं संवर्गीय सेवाएं, अवस्थापना, उद्योग, IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा, पूंजी निवेश आदि चिन्हित करते हुए सेक्टरवार कार्य योजना तैयार की गई है। प्रदेश सरकार के संबंधित विभागों द्वारा सेक्टरवार कार्य योजना पर कार्य चल रहा है, जिसकी समीक्षा नियमित रूप से की जा रही है। सुचारू नीति कार्यान्वयन, व्यापार को आसान बनाने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा निवेश आकर्षित करने के लिए सतत विकास के कार्य के प्रति
समर्पण भाव से प्रदेश के समस्त अंचलों में संतुलित निवेश का समग्र प्रवाह एवं नागरिकों के जीवन उन्नयन के लिए दीर्घकालिक मूल्यों एवं व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है। हमारी सरकार राज्य को एक मुख्य निवेश केंद्र तथा देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने के अपने मिशन को कार्यान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक तपोनिष्ठ कर्मयोगी के समान अहर्निश प्रदेश के विकास के लिए कार्य किया गया है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। महोदय, हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षण, औद्योगिक एवं व्यवस्थापना विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है तथा प्रदेश भारत में सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है। राज्य सरकार द्वारा अवस्थापना सुविधाओं का त्वरित विकास किया गया है। कई निवेशोन्मुख नीतियां उद्घोषित की गई हैं तथा कारोबारी माहौल में अभूतपूर्व सुधार किया गया है, जिससे प्रदेश की छवि आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य से परिवर्तित होकर एक प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित हुई है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य में विकसित हो रही वायु, जल, सड़क एवं रेल नेटवर्क की कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों एवं मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों में को अपना माल भारत एवं विदेशों के बाजारों में भेजने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच निर्बाध रूप से स्विच करने की सुविधा प्रदान करेगी। कानून व्यवस्था तथा विद्युत आपूर्ति में अभूतपूर्व सुधार, सक्रिय नीतिगत निरूपण एवं इन्वेस्ट यूपी में निवेश सारथी, निवेश मित्र तथा ऑनलाइन प्रोत्साहन लाभ प्रबंधन प्रणाली जैसी डिजिटल सुविधाओं से निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है तथा राज्य में व्यापार करने के लिए अनुकूल वातावरण सृजित हुआ है। महोदय, नीति आयोग भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 14-15 से 22-23 तक की अवधि के लिए राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिससे उत्तर प्रदेश को अग्रणी फ्रंट रनर राज्य की श्रेणी में रखा गया। समेकित फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जो वर्ष 2014 से 19 की अवधि में 37.0 था, 22-23 में बढ़कर 45.9 हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार व्यय की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है। वर्ष 2018 से 2023 की अवधि में पूंजीगत व्यय कुल व्यय के 14.8% से 19.3% के मध्य रहा। इस अवधि में यह अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के औसत अनुपात से अधिक रहा है। सामाजिक क्षेत्र में पूंजीगत व्यय में 27% तथा राजस्व व्यय में 9% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। इसी प्रकार आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत भी पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि परिलक्षित हुई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर व्यय के कुल व्यय का 4.9% था, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 6.5% हो गया, जो देश के प्रमुख राज्यों में सर्वाधिक था। प्रदेश का राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के अधीन रहा है। राजस्व बचत तथा प्राथमिक बचत के कारण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ऋणग्रस्तता में कमी दर्ज की गई है। माननीय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्यों के बजट के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु में इस सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। देश के सभी राज्यों की स्वयं के कर की प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश का अंश वर्ष 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 में क्रमशः 9.9%, 10.5% एवं 11.6% रहा, जो महाराष्ट्र के उपरांत देश में सर्वाधिक है। उक्त वर्षों में सभी राज्यों में राजस्व प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज पर व्यय क्रमशः 12.6, 12.3 एवं 12.1% रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत 10.3, 9.4 एवं 8.9 रहा। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सभी राज्यों की स्वयं के कर से प्राप्ति का औसत उक्त वर्षों में क्रमशः 6.5, 7.0 तथा 7.2% रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में यह अनुपात क्रमशः 7.6, 9.8 तथा 10% रहा। इस अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सभी राज्यों का विकास व्यय क्रमशः 10.9, 11.9 एवं 12% रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में यह औसत क्रमशः 13.8, 16 एवं 16.7% रहा। समस्त राज्यों द्वारा कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर किए गए व्यय के औसत की तुलना में वित्तीय वर्ष 18-19 तथा 2021-22 के अलावा वर्ष 17-18 से 2024-25 तक
उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया व्यय लगातार अधिक रहा। वर्ष 17-18 में सभी राज्यों के औसत अनुपात 50% के सापेक्ष उत्तर प्रदेश का अनुपात 5.3 तथा 24-25 में 5.6% सापेक्ष 5.9% रहा है। प्रदेश की ऋणग्रस्तता जो वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर जीएसडीपी का 36.7% थी, घटकर वर्ष 2022-23 में वास्तविक आंकड़ों में 34.4% हो गई। उपरोक्त सभी आंकड़े जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश के सभी राज्यों के बजट का अध्ययन कर प्रकाशित किए गए हैं, से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न केवल अपने आंतरिक संसाधनों की अभिवृद्धि पर जोर दिया गया, अपितु विकास व्यय एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय बढ़ाया गया है और ऋणग्रस्तता में कमी लाई गई है। यह हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन का परिचायक है। महोदय, वर्ष 2017-18 में जब प्रदेशवासियों की सेवा का अवसर हमें प्राप्त हुआ तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदहाल थी तथा जीएसडीपी मात्र 12.89 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर था। हमारी सरकार के कार्यकाल में हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को दोगुना कर दिया है। वर्ष 2024-25 में प्रदेश की जीएसडीपी 27.51 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हम देश के में विकास दर में वृद्धि करने वाले राज्यों में अग्रणी स्थान पर खड़े हैं। वर्ष 2023-24 में भारत देश की जीडीपी की वृद्धि दर 9.6% थी, जबकि हमारे प्रदेश की वृद्धि दर 11.6% रही। वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय मात्र 52,671 रुपए थी। मात्र 3 वर्ष की अवधि में प्रति व्यक्ति आय 2019-20 में बढ़कर 65,660 रुपए के स्तर पर पहुंच गई। उसके उपरांत कोविड महामारी की विभीषिका के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को झटका लगा। इसके बाद मात्र 3 वर्ष में 14.9% अप्रत्याशित वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करते हुए हम प्रति व्यक्ति आय को वर्ष 2023-24 में 93,514 रुपए के स्तर पर ले आए हैं। मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में सम्मिलित प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा प्रस्तुत करने के पूर्व मैं बजट की संक्षिप्त रूपरेखा इस सम्मानित सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। प्रस्तुत बजट का आकार 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए है, जो वर्ष 24-25 के बजट से 9.8% अधिक है मूल बजट से। बजट में पूंजीगत परिव्यय कुल बजट का लगभग 20.5% है। पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत अवसंरचना, निर्माण, विस्तार एवं निवेश संबंधी व्यय आते हैं। उद्योग, आवागमन, उत्पादों की बाजार तक पहुंच तथा प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने जैसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में पूंजीगत व्यय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इस बजट में अवस्थापना विकास हेतु 22%, शिक्षा हेतु 13%, कृषि और संबद्ध सेवाओं के हेतु 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 6%, सामाजिक सुरक्षा एवं कार्यक्रमों हेतु 4% एवं संसाधन आवंटित किए गए हैं। हमने बजट में शोध एवं विकास तथा सूचना और प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान दिया है। विधानसभा को आधुनिक आईटी सिस्टम से लैस करने के लिए हम बजट में विशेष रूप से व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। यह प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। प्रदेश में को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक हब के रूप में विकसित करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना तथा साइबर सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना की नई योजना बजट में सम्मिलित की गई है। प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब तथा स्मार्ट क्लासेस की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है। राजकीय पॉलिटेक्निकों में स्मार्ट क्लासेस तथा पूर्णतया डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की योजना प्रस्तावित की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना प्रस्तावित की गई है। प्रदेश में साइंस सिटी, विज्ञान पार्कों और नक्षत्रशालाओं की स्थापना एवं नवीनीकरण की कार्य योजना बनाई जा रही है। नगर निगमों के अलावा प्रदेश के जनपद मुख्यालयों के 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किए जाने हेतु विभिन्न योजनाओं के कन्वर्जेंस के माध्यम से कार्य कराया जाएगा। इस हेतु प्रति नगर निकाय के लिए 2.50 करोड़ रुपए, इस प्रकार कुल 145 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मैं इस सम्मानित सदन को बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा प्रदेश के जिला मुख्यालयों में कामगार श्रमिक अड्डे बनवाने की योजना पर कार्य किया जाएगा, जिससे कैंटीन, पीने का पानी, स्नानागार और शौचालय की व्यवस्था
मजदूरों के लिए कराई जाएगी। मान्यवर हमारी सरकार द्वारा गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2024 में से जीरो पॉवर्टी अभियान का प्रारंभ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत से निर्धनतम परिवारों को चिन्हित करते हुए उनकी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए और उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,25,000 रुपए के स्तर तक लाए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है। प्रदेश के विभिन्न वर्गों के उत्थान एवं सशक्तिकरण से संबंधित संक्षिप्त विवरण इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत लगभग 3 करोड़ कृषकों को लगभग 79,500 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को लगभग 496 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान कराया गया है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 में कृषकों के प्रक्षेत्रों को पर विभिन्न क्षमता के कुल 22,089 सोलर पंपों की स्थापना कराई गई है। कृषकों को दुर्घटनावश मृत्यु दिव्यांगता की स्थिति में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनांक 14 सितंबर 2019 से लागू की गई है। कृषकों को गन्ना मूल्य भुगतान समय से सुनिश्चित कराने हेतु वर्ष 2017 से एस्क्रो अकाउंट मैकेनिज्म प्रारंभ किया गया है, जिसके फलस्वरूप चीनी मिलों में गन्ना मूल्य मद की धनराशि के व्यावर्तन पर पूर्ण अंकुश लगा है। वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को लगभग 2,73,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया। यह गन्ना मूल्य भुगतान इसके पूर्व के 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य से 59,143 करोड़ रुपए अधिक है। औसत गन्ना उत्पादकता 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 85 टन प्रति हेक्टेयर बढ़ जाने से किसानों की आय में औसतन 370 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 43,364 रुपए प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई। इसके लिए शोध संस्थानों के वैज्ञानिक, छात्र तथा हमारे परिश्रमी किसान भाई बधाई के पात्र हैं। महिला एवं बाल विकास उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 96 लाख से अधिक परिवारों की महिलाओं को आच्छादित किया गया है। ग्राम स्तर पर डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने हेतु बीसी सखी योजना के अंतर्गत 39,556 बीसी सखी द्वारा कार्य करते हुए 31,103 करोड़ रुपए से अधिक का वित्तीय लेन देन किया गया है। 84.38 करोड़ रुपए का लाभांश अर्जित किया गया। लखपति महिला योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हांकन किया गया है तथा 2 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक लगभग 1.86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 2 निःशुल्क सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महिला स्वामित्व वाली प्रोड्यूसर कंपनियों के गठन हेतु महिला सामर्थ्य योजना संचालित है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सह शिक्षा की व्यवस्था के साथ साथ बालिका छात्रावास का निर्माण, बालिकाओं का सशक्तिकरण, मीना मंच, आत्मरक्षा प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण आदि गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही मेधावी को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान किए जाने की योजना लाई जा रही है। ये मेधावी छात्राओं के लिए युवा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 49.86 लाख स्मार्टफोन टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 25-26 में इस योजना के तहत टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष सत्र 2024-25 में 53,833 अभ्यर्थियों को शिक्षुता प्रशिक्षण हेतु योजित किया गया है। यह अप्रेंटिस की विशेष योजना है। प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना प्रारंभ की गई है। यह अपने तरह की पहली योजना है जिसमें सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने हेतु युवाओं को गारंटी मुक्त एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना किए जाने का लक्ष्य है। इनोवेशन दिवस के अवसर पर यूपी स्टार्टअप संवाद और एक्सपो का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम 3 स्टार्टअप को क्रमशः 1 लाख
75,000 एवं 50,000 का पुरस्कार तथा शेष 5 को 25-25 हजार रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रदेश में युवाओं को नवाचार से जोड़ने के लिए इनोवेशन फंड की स्थापना पर कार्य किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित हो सकेगा। पीआरडी स्वयं सेवकों के मानदेय में वृद्धि प्रस्तावित है तथा स्वयं सेवकों को लगभग 20 लाख अतिरिक्त रोजगार दिवस उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था भी की जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर गठित लगभग 80,000 युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। रोजगार मनरेगा योजना अंतर्गत विगत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 26 करोड़ मानव दिवस लक्ष्य के सापेक्ष दिनांक 8 जनवरी 2025 तक 27.40 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया गया है तथा 3,13,076 परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान किया गया है। मानव दिवस सृजन एवं वित्तीय प्रगति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मनरेगा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं की सहभागिता 42% है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के अंतर्गत विगत 6 वर्षों में 15.25 लाख युवाओं को निःशुल्क रोजगार परक प्रशिक्षण प्रदान कर 5.71 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर सेवा आयोजित किया गया। अप्रेंटिस योजना के अंतर्गत अब तक 2,54,335 युवाओं को उद्योगों व एमएसएमई में योजित किया गया है। एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण योजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 में 17 दिसंबर 2024 तक 1,838 लाभार्थियों को लाभान्वित कराते हुए लगभग 10,560 लाख रुपए की मार्जिन मनी वितरित की गई तथा 34,500 रोजगार का सृजन हुआ। निवेश मित्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह नवंबर 2024 तक कुल 6,62,672 उद्यम पंजीकृत हुए, जिसमें 59,64,48 रोजगारों का सृजन हुआ है। वर्ष 2017 से दिसंबर 2024 तक आरक्षी एवं समकक्ष उप निरीक्षक एवं समकक्ष तथा लिपिक संवर्ग आदि के विभिन्न पदों पर कुल 1,56,206 भर्तियां की गई। वर्तमान में अराजपत्य श्रेणी के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के 92,919 पदों पर भर्ती हेतु कार्रवाई प्रचलित है। लगभग 96 लाख एमएसएमई इकाइयों की संख्या तथा 1.65 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में अग्रणी है। श्रमिक कल्याण मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत माह सितंबर 2024 तक 6,22,974 लाभार्थी हैं। निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के अंतर्गत माह सितंबर 2024 तक 41,453 लाभार्थी हैं। कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक के कुल 2 बालिकाओं के स्वजातीय विवाह की स्थिति में 55,000 रुपए तथा अंतरजातीय विवाह की स्थिति में 61,000 रुपए की रकम दिए जाने का प्राविधान है। निर्माण कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पतालों में कराने पर इलाज के व्यय की 100% प्रतिपूर्ति कराई जा रही है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित कराए जाने की कार्रवाई की जा रही है। आवासीय विद्यालय योजना प्रदेश के 12 जनपदों में संचालित है, जिनमें प्रत्येक विद्यालय में 100 बालक एवं बालिकाओं को प्रवेशित किए जाने का प्राविधान है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपरक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश के प्रत्येक मंडल में 360 बच्चों की क्षमता वाला एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित है। इन विद्यालयों की क्षमता भविष्य में बढ़कर 1,000 प्रति विद्यालय किया जाएगा। वित्तीय समावेशन वर्ष 2024-25 में बैंकों द्वारा प्रदेश में ऋण वितरण हेतु तैयार की गई वार्षिक ऋण योजना अंतर्गत द्वितीय त्रैमास तक 2.50 लाख करोड़ रुपए का ऋण वितरण बैंकों के माध्यम से कराया गया है। वर्तमान में प्रदेश में बैंकों की 20,416 शाखाएं, 4,932 बैंक मित्र एवं बीसी सखी तथा 18,747 एटीएम सहित कुल 4,40,095 बैंकिंग केंद्रों के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत प्रदेश 9.57 करोड़ खातों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत अब तक प्रदेश में 6.52 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत अब तक प्रदेश में 2.28 करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अब तक प्रदेश में 1.12 करोड़ नामांकन के साथ प्रदेश का उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है। कानून व्यवस्था मानव किसी भी समाज के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए सुदृढ़ कानून व्यवस्था का होना पहली शर्त है। जब हमारी सरकार ने
अपने पहले कार्यकाल में कार्यभार संभाला था, उस समय प्रदेश किस प्रकार की विषम कानून व्यवस्था और गुंडा राज की गिरफ्त में था, ये सभी को मालूम है। हमारे तेजस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन निर्देशन में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए गुंडों, माफियाओं और हर सब अपराध पेशा लोगों के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। कश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और संग संग मझधार हमें, फिर भी दिखलाया है हमने और आगे दिखा भी देंगे, इन हालातों में आता है दरिया करना पार। अभियोजन की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाते हुए अपराधियों को विभिन्न न्यायालयों में सजा दिलाई गई। वर्ष 2017 से 2024 तक प्रदेश के चिन्हित 68 माफिया अपराधियों के विचाराधीन अभियोगों में प्रभावी पैरवी कर 73 अभियोगों में 31 माफिया अपराधियों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित कराया गया, जिसमें 2 को फांसी की सजा हुई। महिलाओं एवं नाबालिगों के विरुद्ध हुए अपराधों में 27,425 अभियोगों, पास्को अधिनियम के 11,254 अभियोगों एवं दहेज हत्या की 3,775 अभियोगों में अभियुक्तों को सजा दिलाई गई। साइबर अपराध में प्रयुक्त 13,83,232 मोबाइल नंबर ब्लॉक कराए गए। देश में प्रथम स्थान वर्ष 2017 से दिनांक 31/12/24 तक कुल पंजीकृत 77,210 अभियोगों के सापेक्ष 66,475 अभियोगों का निस्तारण कर 43,202 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 320.89 करोड़ रुपए की धनराशि बरामद की गई। अपराधों पर अंकुश लगाए जाने की प्रभावी कार्रवाई के तहत दिनांक 20 मार्च 2017 से 23 जनवरी 2025 तक प्रदेश के विभिन्न जनपदों के दुर्दांत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान कुल 221 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए एवं 8,022 घायल हुए। वर्ष 2017 से पूर्व उत्तर प्रदेश में मात्र 4 विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित थी। वर्ष 2017 के पश्चात 8 नए जनपद मंडल में विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई। जनपद अयोध्या, बस्ती, बांदा, आजमगढ़, मिर्जापुर एवं सहारनपुर में 6 नई विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना का कार्य प्रचलित है। कारागार प्रशासन प्रदेश की 74 कारागारों एवं जनपद न्यायालयों में संचालित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इकाइयों से बंदियों की रिमांड की कार्रवाई हो रही है। कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु लगभग 4800 CCTV कैमरे स्थापित हैं, जिनकी फीड प्राप्त किए जाने हेतु मुख्यालय में वीडियो पाल स्थापित है। 24 कारागारों में 3G क्षमता के 271 मोबाइल फोन जैमर स्थापित हैं। मानवर आज से 7-8 साल पहले प्रदेश में चिकित्सा सुविधाएं अत्यंत जर्जर अवस्था में थी। प्रत्येक वर्ष प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में संक्रामक रोगों से बड़े पैमाने पर मौतें हुआ करती थी। प्रदेश रोगों की पहचान, रोकथाम और इलाज की व्यवस्थाएं जन सामान्य को उपलब्ध नहीं थी। हमने कोविड वैश्विक महामारी का दौर भी देखा, जिसके दौरान प्रदेश में जिस कुशलता के साथ इस विभीषिका का सामना किया गया, उसकी प्रशंसा विश्व स्तर पर की गई। आज प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का प्रसार जिस प्रकार हुआ है और लगातार हो रहा है, वह अद्भुत है। रात कितनी ही भले हो स्याह, आखिर में उसे मात खानी ही पड़ेगी रोशनी के हाथ से। चिकित्सा शिक्षा वर्तमान में प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 44 राज्य सरकार द्वारा संचालित है एवं 36 निजी क्षेत्र में हैं। प्रदेश में 2 एम्स एवं IMS BHU वाराणसी तथा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ संचालित है। वर्ष 2024-25 में 13 स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय एवं PPP मोड पर 3 जनपदों महाराजगंज, संबल तथा शामली में नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश में राजकीय एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, विश्वविद्यालयों में MBBS की 11,800 सीटें तथा PG की 3,971 सीटें उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 में UG PG हेतु कुल 10,000 सीटें जोड़े जाने की घोषणा की गई है, जिसमें से 1,500 सीटें उत्तर प्रदेश को प्राप्त होंगी। इस हेतु लगभग 2,066 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्ष 2017 में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी की कुल सीटों की संख्या 120 थी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में सीटों की संख्या को बढ़ाकर 250 किया गया है। जनपद बलिया तथा बलरामपुर में स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु क्रमशः 27 करोड़ रुपए तथा 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत 5.13 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने में पूरे भारत में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में उच्चीकृत किया जा रहा है। वर्तमान में कुल 22,681 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित हैं। उपकेंद्रों से टेलीकंसल्टेशन प्रारंभ कर ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का आरंभ जुलाई 2020 से किया गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पोषित पीपीपी मोड पर निःशुल्क डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा पीपीपी मोड पर जनपदीय चिकित्सालयों में सीटी स्कैन की निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। आयुष प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2110 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1585 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 8 आयुर्वेदिक कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय, 2 यूनानी कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय तथा 9 होम्योपैथिक कॉलेज एवं उनसे संबद्ध चिकित्सालय संचालित हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना, जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना, जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराया जाना लक्षित है। अब स्थापना एवं औद्योगिक विकास। मान्यवर, जब वर्ष 2017 में हमने कार्यभार संभाला था उस समय प्रदेश में औद्योगिक विकास की पूरी तरह से रुका पड़ा था। उद्योग प्रदेश से विस्थापित हो रहे थे। उस समय कोई भी ये कल्पना भी नहीं कर सकता था कि प्रदेश में उद्योग धंधे आएंगे भी, परंतु दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और लक्ष्य प्राप्ति के अथक प्रयासों से कुछ भी संभव है। लोग कहता है बदलता है जमाना अक्सर, और खास वो हैं जो जमाने को बदल देते हैं। राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सफलतम आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 36 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। उक्त समिट के एक वर्ष के अंदर ही 6.50 लाख करोड़ से अधिक निवेश से या तो वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है अथवा संबंधित परियोजनाएं निर्माणाधीन है, जो अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में 4 नए एक्सप्रेस वेज के निर्माण का निर्णय लिया गया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से गंगा एक्सप्रेस वे कौसिया जनपद हरदोई बाया फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। गंगा एक्सप्रेस वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए बिंदु एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेस वे विस्तारीकरण एक्सप्रेस वे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई जा रही है। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेस वे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना हेतु लगभग 461 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है। लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। साइबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क की स्थापना हेतु 3 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। एमएसएमई सेक्टर एक महत्वपूर्ण रोजगार परक सेक्टर है। इस प्रकार इन उद्यमों के विकास से जहां प्रदेश का समावेशी विकास होता है, वहीं रोजगार सृजन की असीम संभावनाएं भी उत्पन्न होती हैं। प्रदेश के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर नए सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारंभ किया गया है। योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 225 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग। हथकरघा उद्योग कृषि क्षेत्र के बाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेंद्रीकृत कुटीर उद्योग है। प्रदेश में लगभग 1.91 लाख हथकरघा बुनकर एवं लगभग 80,000 हाउस होल्ड हैं। प्रदेश में 2.58 लाख पावर लूम कार्यरत है, जिसके माध्यम से लगभग 5.50 लाख पावर लूम बुनकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। पीएम मित्र योजना के अंतर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से संबंधित व्यय हेतु
300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेंटिंग पॉलिसी 2022 के क्रियान्वयन हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खादी एवं ग्राम उद्योग प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में के बेरोजगार व्यक्तियों को खादी एवं ग्रामोद्योग के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की प्रबल संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में ब्याज उपादान मद में समुचित व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसके अंतर्गत 800 लाभार्थियों को बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे स्थापित होने वाले नए उद्यमों के माध्यम से 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना हेतु 32 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के संचालन हेतु 11.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 के अंतर्गत 23,203 करोड़ रुपए तथा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2017 के अंतर्गत 7,004 करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में हुआ है। प्रदेश सरकार की डाटा सेंटर नीति के अंतर्गत पूर्व लक्षित 3 डाटा सेंटर पार्क्स के स्थान पर संशोधित नीति के अंतर्गत प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 8 डाटा सेंटर पार्क्स की स्थापना तथा 900 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 प्रख्यापित की गई है। सेमीकंडक्टर इकाइयों के लिए डेडिकेटेड प्रावधान आरंभ करने वाला उत्तर प्रदेश चौथा राज्य है। राज्य में 8 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के केंद्रों की स्थापना के अंतर्गत प्रथम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का केंद्र मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में तथा आईआईटी कानपुर नोएडा परिसर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अब आईआईटी कानपुर परिसर में ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित होकर परिचालनरत हो गए हैं। सड़क एवं सेतु प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक का प्रदेश सरकार के लक्ष्य के दृष्टिगत प्रदेश में नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के विकास हेतु मार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण निर्माण की योजना प्रारंभ की गई है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में सेतु एवं रेल उपरगामी अधोगामी सेतुओं के निर्माण हेतु कुल 1450 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य मार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण कार्यों हेतु 2900 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण हेतु 3000 करोड़ रुपए तथा निर्माण हेतु 2800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के ग्रामीण मार्गों एवं पुलियों के अनुरक्षण हेतु 2700 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव किया गया है। कृषि विपणन सुविधा के हेतु ग्रामीण सेतुओं के निर्माण के लिए 1600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शहर वासियों के आवागमन को सुगम बनाने के दृष्टिगत शहरों के बाईपास एवं रिंग रोड तथा चौराहों पर फ्लाईओवर आदि के निर्माण हेतु 1200 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क हेतु मार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य हेतु 800 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों के नवनिर्माण पुनर्निर्माण मिसिंग लिंक के निर्माण हेतु नई योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना हेतु 200 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों के सुधार रोड सेफ्टी कार्यों एवं सौंदर्यीकरण हेतु 250 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग मध्य गंगा नहर परियोजना स्टेज 2 कन्हर सिंचाई परियोजना महाराजगंज में रोहिन नदी बैराज के संपूर्ण होने पर 4.74 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचन क्षमता सृजित होगी, जिससे 6.77 लाख कृषक लाभान्वित होंगे। विभिन्न जनपदों में 6600 राजकीय नलकूपों के आधुनिकीकरण, 2100 नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण तथा डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इन कार्यों से लगभग 2.38 लाख हेक्टेयर सिंचन क्षमता की पुनर्स्थापना होगी तथा लगभग 2.12 लाख कृषक परिवार लाभान्वित होंगे। नहरों एवं सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा हेतु 1300 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के 1750 असफल नलकूपों के पुनर्निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। डार्क जोन के असफल 569 नलकूपों के लिए लगभग 9 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा 1551 बांध परियोजनाओं पूर्ण की गई, जिससे 3287 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सुरक्षित हुआ है तथा करोड़ों की आबादी लाभान्वित हुई है। नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति
प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के समस्त 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील गृह नल संयोजन प्रदान कर शुद्ध एवं सतत पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। उक्त लक्ष्य के सापेक्ष 2.34 करोड़ घरों में क्रियाशील गृह नल संयोजन उपलब्ध कराया जा चुका है। पीने का पानी घर में उपलब्ध होने का महत्व वही समझ सकता है जिसके पास ये सुविधा नहीं हो और जिसके घर की महिलाओं बच्चों को पीने के पानी के लिए दूर दराज से पानी भरकर लाने के लिए रोज घर से निकलना पड़ता हो। घरों में नल से पानी उपलब्ध होने से इन परिवारों को बहुत बड़ी राहत मिली है। कोई न हो उदास तो समझो बसंत है, हर घर में हो उल्लास तो समझो बसंत है। जो कंठ तरसते रहे पानी को हमेशा, बुझ जाए उनकी प्यास तो समझो बसंत है। गंगा को प्रदूषण से मुक्त बनाए रखने एवं उसमें दूषित जल का उत्प्रवाह रोकने के लिए सीवरेज संबंधी कुल 67 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जिनकी कुल स्वीकृत लागत 14,823 करोड़ रुपए है। वर्तमान तक 39 परियोजनाएं पूर्ण कर संचालित की जा रही हैं तथा शेष परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए सामुदायिक अंशदान हेतु 4500 करोड़ रुपए तथा जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत अनुरक्षण एवं संचालन हेतु रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ऊर्जा वर्ष 2017 के पहले प्रदेश में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई थी। न छात्रों को पढ़ाई के लिए बिजली मिलती थी, न ही किसानों को सिंचाई के लिए, अस्पतालों और औद्योगिक इकाइयों को बिजली नहीं मिलती थी। गर्मियों में पूरे प्रदेश की जनता बदहाल रहती थी। रातों में शहर अंधेरे में डूबे रहते थे। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। लोगों के घरों में रोशनी है। गर्मियों में निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। किसानों को सिंचाई के लिए बिजली उपलब्ध है। हमारी सरकार ने इस भावना के साथ कार्य किया है। अज़मते जिंदगी की कसम है हमें, जर्रे जर्रे में महफिल सजा देंगे हम, तेरे दीवारों दर जगमगा देंगे। वर्ष 2024-25 में माह दिसंबर तक औसत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र में 20 घंटे 35 मिनट, तहसील मुख्यालय में 22 घंटे 36 मिनट तथा जनपद मुख्यालय में 24 घंटे रही। प्रदेश में दिनांक 1 अप्रैल 2022 से दिनांक 31 दिसंबर 2024 तक कुल 1,87,873 निजी नलकूप संयोजन निर्गत किए गए हैं। कृषि फीडरों के पृथकीकरण की योजना के अंतर्गत 4,680 फीडर्स के लक्ष्य के सापेक्ष 3,817 कृषि फीडर्स का निर्माण कराया जा चुका है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा वर्ष 2024-25 में दिसंबर माह तक 7,140 मेगावाट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता व संयुक्त उपक्रम में चलित 1980 मेगावाट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता एवं 37,056 मिलियन यूनिट ताप विद्युत उत्पादन प्राप्त किया गया। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने हेतु पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना 3953 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित है। ये परियोजना 4 वर्षों में पूर्ण होगी। परियोजना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कोल इंडिया लिमिटेड के साथ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त उपक्रम के रूप में जनपद जालौन में 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना प्रस्तावित है। परियोजना की लागत 2500 करोड़ रुपए अनुमानित है। परियोजना हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त उपक्रम के माध्यम से तहसील गरौठा जनपद झांसी में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत प्रदेश में सौर ऊर्जा विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 16 नगर निगमों एवं नोएडा शहर को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत कंप्रेस्ड बायोगैस, बायोकोल, बायोडीजल, बायोएथेनॉल से संबंधित 53 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा 24 परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी है। सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत रोजगार सृजन एवं कौशल विकास हेतु वर्ष 2025-26 में 3000 सूर्य मित्रों को कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। आवास एवं शहरी नियोजन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लगभग 17 लाख आवास पूर्ण कर लाभार्थियों को आवंटित किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रीजनल रैपिड ट्रांजिट
सिस्टम का दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर संचालित है। संपूर्ण कॉरिडोर का निर्माण कार्य जून 2025 तक पूरा किए जाने का अनुमान है। आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों में टाउनशिप विकसित किए जाने हेतु मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना लागू है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास के क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए स्टेट कैपिटल रीजन गठित किए जाने तथा अन्य रीजन्स के रीजनल प्लान तैयार किए जाने हेतु उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन एवं अन्य रीजन विकास प्राधिकरण अधिनियम 2024 प्रख्यापित है। स्टेट कैपिटल रीजन में 6 जिले क्रमशः लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली तथा उन्नाव सम्मिलित है। नगर विकास अमृत योजना 2.0 के अंतर्गत अब तक लगभग 39 लाख पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 हेतु 3150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी हेतु लगभग 1732 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्ष 2021 में प्रारंभ की गई अमृत 2.0 योजना हेतु 4100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के शहरों को बाढ़ की समस्या एवं जल भराव से मुक्ति हेतु अर्बन फ्लड एवं स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना प्रारंभ की गई, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नगरीय सेवाएं तथा अवस्थापना विकास की नई योजना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य स्मार्ट सिटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 450 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नागरिक उड्डयन वर्ष 2017 के पूर्व प्रदेश में केवल 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, जबकि वर्तमान में प्रदेश में 16 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। प्रदेश में 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट क्रियाशील हैं। जेवर एयरपोर्ट के शीघ्र ही संचालित होने के साथ प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हो जाएंगे। वाराणसी, अलीगढ़ तथा श्रावस्ती एयरपोर्ट का विस्तार, गोरखपुर एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल भवन का विकास, आगरा एयरपोर्ट पर नए सिविल एवं तत्संबंधी सुविधाओं का विकास तथा ललितपुर स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। घरेलू उड़ानों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार अब अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों तक उड़ानें संचालित करने की दिशा में कार्य कर रही है। प्रदेश में जिस प्रकार अवस्थापना सुविधाओं का चातुर्दिक विकास और आवागमन की सुविधाओं का द्रुत गति से विस्तार हुआ है, वह वर्ष 2017 के पहले प्रदेश में रही सरकार के लिए सपने में भी शायद संभव नहीं था। परंतु लोग यहाँ ख्वाब दिखाते हैं अक्सर, हर एक ख्वाब को सच कर दिया है योगी ने। नियोजन जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश में विकास कार्यों हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। क्रिटिकल गैप्स योजना हेतु लगभग 152 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के पूर्वांचल तथा बुंदेलखंड क्षेत्र में जनपदों के अंतर क्षेत्रीय विषमताओं एवं पिछड़ेपन को कम करने के उद्देश्य से क्रमशः 575 करोड़ रुपए तथा 425 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राम विकास महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 25-26 हेतु 34 करोड़ मानव दिवस का सृजन किए जाने का लक्ष्य अनुमानित है, जिसके सापेक्ष 5372 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 36 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। योजना हेतु लगभग 4882 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण हेतु 1200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों के अनुरक्षण कार्य हेतु 1088 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना हेतु 427 करोड़ रुपए का व्यय अनुमान प्रस्तावित है। उक्त योजना अंतर्गत युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरांत नियोजित किया जा सकेगा। पंचायती राज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण हेतु 2045 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है। ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना हेतु 454 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण अंत्येष्टि स्थलों के विकास हेतु लगभग 244 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम के निर्माण हेतु 125 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अंतर्गत 85 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में बारात तथा अन्य सामाजिक आयोजनों हेतु उत्सव भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। कृषि प्रदेश में दलहनी एवं तिलहनी फसलों के क्षेत्राच्छादन उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से
निःशुल्क मिनी किट वितरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उक्त दोनों योजनाओं को हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश को प्रमाणित बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति 2024 के अंतर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकसित परियोजना पर संचालित है, जिसके लिए 251 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिसके लिए 124 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है, जिसके लिए 502 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि क्षेत्र की क्षमता एवं कौशल विकास तथा उत्पादन वृद्धि की योजना के लिए 200 करोड़ रुपए एवं विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि शिक्षा, शोध एवं प्रसार कार्यों में गतिशीलता बनाए रखने तथा प्रभावी परिणाम कृषकों को उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश में 5 कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित हैं। प्रदेश में 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। प्रदेश में कुल 89 कृषि के विज्ञान केंद्र संचालित हैं। जनपद कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शोध कार्यक्रम हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के में स्थापित कृषि विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में विभिन्न कार्यों हेतु लगभग 86 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना हेतु 720 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय औद्योगिक बागवानी मिशन योजना हेतु 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था हेतु 300 करोड़ रुपए की प्रावधान कराया जाना प्रस्तावित है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, गन्ने की खेती और चीनी मिलें प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की प्रमुख धुरी हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु 475 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिपराइच चीनी मिल में 60 KLPD क्षमता की आसमनी की स्थापना हेतु 90 करोड़ रुपए तथा बंदपली छाता चीनी मिल पर 2000 TCD क्षमता की नई चीनी मिल एवं लॉजिस्टिक हब वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दुग्ध विकास, भारतवर्ष विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। भारत में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करता राज्य है। दुग्ध व्यवसाय में ही एकमात्र ऐसा व्यवसाय है जो ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्बल भूमिहीन मजदूर बेरोजगारों हेतु अतिरिक्त आय वर्ग का लाभप्रद साधन है। नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत 203 करोड़ रुपए का प्रावधान कराया जा रहा है। दुग्ध संघों के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवित करने की योजना अंतर्गत लगभग 107 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पशुधन, प्रदेश में लगभग 12,50,000 गोवंश कुल 7713 गो आश्रय स्थलों में संरक्षित है। मुख्यमंत्री निराश्रित गोवंश सहभागिता योजना तथा पोषण मिशन के अंतर्गत 1,05,000 पशुपालकों को 1,63,000 गोवंश सुपुर्द किए गए हैं। पालतू संरक्षक एवं छुट्टा गोवंश की पहचान हेतु टैगिंग कराए जाने की योजना पर कार्य किया जाएगा। आपकी समस्या सॉल्व होगी। छुट्टा गोवंश के रखरखाव हेतु 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान कराया जा रहा है। बृहद गो संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 140 करोड़ रुपए की व्यवस्था कराई जा रही है। पशु चिकित्सालयों, पशु सेवा केंद्रों के सुदृढ़ीकरण हेतु 123 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मत्स्य प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पुरुष लाभार्थियों के लिए 195 करोड़ रुपए तथा महिला लाभार्थियों के लिए 115 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत एकीकृत एक्वा पार्क मार्केट के निर्माण हेतु 190 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहकारिता, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक और जिला सहकारी बैंकों को आधुनिक IT तकनीक से सुसंपन्न करने हेतु टेक्नोलॉजी एडॉप्शन अपग्रेडेशन एवं साइबर सिक्योरिटी के प्रयोजनार्थ 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई से नई योजना लाई जा रही है। पैक्स के माध्यम से कृषकों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण वितरण हेतु ब्याज अनुदान के लिए 525 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण योजना अंतर्गत 170 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खाद्य एवं रसद, प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आच्छादित 3.60 करोड़ अंत्योदय एवं पात्रग्रस्ती कार्ड धारकों को लगभग 8 लाख मीट्रिक टन राशन का निःशुल्क वितरण प्रतिमाह किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 92.30 लाख मीट्रिक टन निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराया गया है। भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 24 से 5
वर्ष तक के लिए निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराए जाने के निर्णय के क्रम में प्रदेश में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराया जा रहा है। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत त्रैमासिक आधार पर अंत्योदय लाभार्थियों को 1 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति कार्ड प्रति माह की दर से प्रति त्रैमास लगभग 12,283 मीट्रिक टन चीनी का आवंटन किया जा रहा है। अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बेसिक शिक्षा बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 680 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का उच्चीकरण कक्षा 12 तक करते हुए कमजोर वर्ग की बालिकाओं को कक्षा 12 तक की निःशुल्क आवासीय शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। प्रदेश में प्री प्राइमरी के से कक्षा 12 तक की समेकित शिक्षा के लिए अत्याधुनिक अवस्थापना सुविधाओं के साथ उत्कृष्ट शैक्षणिक परिवेश उपलब्ध कराने हेतु नवीन 57 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से वर्तमान वित्तीय वर्ष में 22 विद्यालयों के निर्माण की प्रक्रिया गतिमान है, जिसकी निर्माण इकाई लागत 25 करोड़ रुपए है। इसके अतिरिक्त प्रति विद्यालय 5 करोड़ रुपए की दर से फर्नीचर एवं उपकरण विद्यालय कराए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पीएम श्री योजना के अंतर्गत चयनित विद्यालयों के बच्चों को स्मार्ट शिक्षा से जोड़े जाने के हेतु 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत समस्त प्राथमिक विद्यालयों को राज्य निधि से स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित किए जाने हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को स्कूल बैग हेतु 550 करोड़ रुपए, निःशुल्क यूनिफॉर्म हेतु 168 करोड़ रुपए तथा परिषदीय विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त शासकीय प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 38 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। माध्यमिक शिक्षा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन हेतु 666 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण विस्तार विद्युतीकरण एवं भूमि भवन क्रय हेतु 479 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सहायता प्राप्त शासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अत्याधुनिक डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना हेतु 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के निर्माण कार्य हेतु 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित 25 करोड़ व्यवस्था रखी गई है। राजकीय संस्कृत पाठशालाओं के निर्माण के लिए 13 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई। पूर्वांचल का प्रथम एवं प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल जनपद गोरखपुर की स्थापना एवं संचालन किया गया। एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी का जनपद गोरखपुर में निर्माण का प्रारंभ किया जा चुका है, जिसके लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। स्पोर्ट्स फॉर स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों में खेलकूद की प्रतिभा विकसित करने के लिए विभिन्न खेलकूद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हाल ही में संपन्न 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं में प्रदेश में बालक बालिकाओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 25 स्वर्ण 24 रजत 50 कांस्य पदक सहित कुल 99 पदक प्राप्त किए हैं। उच्च शिक्षा प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के संचालन हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अंतर्गत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किए जाने हेतु 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था धनराशि प्रस्तावित है। विंध्याचल धाम मंडल में मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु 25 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किए जाने हेतु 52 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। प्राविधिक शिक्षा प्रदेश में डिप्लोमा स्तरीय 184 संस्थाओं में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 36 राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन है। राजकीय पॉलिटेक्निकों में 251 स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना की जा रही है चुकी है। राजकीय पॉलिटेक्निकों में नवीन टेक्नोलॉजी से सुसज्जित उन्नयन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजकीय पॉलिटेक्निकों में स्मार्ट क्लास रूम प्रयोगशालाओं के नवीनीकरण हेतु 10 करोड़ रुपए एवं प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास वर्तमान में आने वाला समय देश व प्रदेश के विकास की गति में तकनीकी के श्रेष्ठतम उपयोग का दौर होगा, जिसके दृष्टिगत
यह आवश्यक है कि युवाओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जाए। वर्तमान में प्रदेश में 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिनमें विभिन्न व्यवसायों की 1,90,064 सीटें युवाओं के प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध हैं। प्रदेश के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 47 महिलाओं के प्रशिक्षण और महिला शाखा भी संचालित कराई जा रही हैं। प्रदेश में महिलाओं हेतु 12 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वतंत्र रूप से संचालित हो रहे हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रदेश में विज्ञान पार्कों, साइंस सिटी तथा नक्षत्र शालाओं की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा में साइंस सिटी की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपए एवं वाराणसी में साइंस सिटी तथा नक्षत्र शाला की स्थापना हेतु 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। खेल एवं युवा कल्याण प्रदेश स्तर पर एक खेल विश्वविद्यालय का निर्माण जनपद मेरठ में किया जा रहा है, जिसके लिए कुल 223 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनपद वाराणसी में पीपीपी मॉडल पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण तथा खेलो इंडिया के अंतर्गत वाराणसी के सिगरा स्टेडियम का व्यापक विकास कराया जा रहा है। प्रदेश में पहली बार भारत सरकार के सहयोग से एक जनपद एक खेल योजना अंतर्गत 72 जनपदों में खेलो इंडिया सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में शेष 3 जनपदों में प्रशिक्षण के चयन बाद की कार्रवाई प्रस्तावित है। धर्मार्थ कार्य श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के निर्माण हेतु भूमि विक्रय के लिए 100 करोड़ रुपए तथा निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। जनपद मिर्जापुर के त्रिकोणीय क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर, मां काली खोह मंदिर के परिक्रमा पथ एवं जन सुविधा के स्थलों को विकसित किए जाने हेतु भूमि विक्रय हेतु 100 करोड़ रुपए की तथा बृहद निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनोपयोगी संरक्षित मंदिरों के जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण हेतु 30 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित। जनपद सीतापुर के नैमिषारण्य में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। कि मंत्रिपरिषद के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यंत आभारी हूं, जिनके सहयोग एवं परामर्श से मैं बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूं। मैं अपर मुख्य सचिव वित्त और वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्रधान महालेखाकार उत्तर प्रदेश तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारियों एवं प्रदेश सरकार के सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूं। वंदे मातरम। बैठिए। आज माननीय वित्त मंत्री माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया कि वर्ष 2024-25 के लिए हम सब लोग उनके आभारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ के ऊपर आगे बढ़ेगा। आज हमारे बीच में हरियाणा के सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी उपस्थित हैं, जो मैं सभी पूरे सदन की तरफ से उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। माननीय सदस्यगणों के लिए सूचना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आज मध्याह्न भोज की व्यवस्था करी गई है, तो सभी माननीय सदस्य मध्याह्न भोज के लिए नीचे कैंटीन में उपस्थित होंगे। अब हम उठते हैं 2 बजे तक के। धन्यवाद। आज मध्याह्न भोज की व्यवस्था करी गई है, तो सभी माननीय सदस्य मध्याह्न भोज के लिए नीचे कैंटीन में उपस्थित होंगे। अब हम उठते हैं 2 बजे तक के। वर्ष 2018 में बाघों की संख्या 173 से वर्ष 2022 में बढ़कर 205 हो गई है। वर्ष 2018 में बाघों की संख्या 173 से वर्ष 2022 में बढ़कर 2018 में बाघों की संख्या 173 से वर्ष 2022 में बढ़कर 205 हो गई है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या दुगनी होने के क्रम में उक्त टाइगर रिजर्व को TX2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जनपद गोरखपुर में कैंपियर रेंज के अंतर्गत रेड हेडेड गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया है। जनपद गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने की नई योजना प्रस्तावित की गई, जिसके लिए लगभग 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। महिला एवं बाल विकास निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को देय पेंशन के लगभग भुगतान हेतु 2980 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना अंतर्गत 700 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी एवं आगरा में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण की नई योजना प्रस्तावित की गई है, जिसके 170 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कोविड के दौरान जिन बच्चों के ने अपने माता पिता को खोया है, उनकी देखभाल और वित्तीय सहायता हेतु संचालित उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के लिए 252 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पुष्टाहार कार्यक्रमों के अंतर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले पोषाहार के लिए लगभग 4,119 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त मानदेय के भुगतान हेतु 971 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। समाज कल्याण, वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति लाभार्थी 1,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जा रही है। इस हेतु लगभग 8,105 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सभी वर्गों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु 550 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 100 करोड़ रुपए तथा सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी योजना हेतु 50 करोड़ रुपए बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिए आवासीय गृह संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता प्राप्त किए जाने हेतु 60 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु लगभग 968 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। सामान्य वर्ग पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। जनजाति विकास, अनुसूचित जनजाति के छात्राओं को पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु लगभग 6 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का समग्र विकास किया जाना है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को किया गया है। योजना का उद्देश्य देश भर में 63,000 से अधिक जनजातीय बाहुल्य ग्रामों तथा आकांक्षी जनपदों के जनजातीय ग्रामों को 18 विभागों के कार्यक्रमों से संतृप्त किया जाना है। पिछड़ा वर्ग कल्याण, पिछड़ा वर्ग पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के हेतु 2825 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिछड़ा वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना के हेतु 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवक एवं युवतियों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिलाए जाने हेतु 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण, दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना अंतर्गत 1424 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिए आर्थिक सहायता की योजना हेतु 35 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। असहाय दिव्यांग व्यक्तियों को बीमारी के इलाज हेतु अनुदान योजना के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। 3 से 7 वर्ष के श्रवण बाधित, मानसिक मंदित तथा दृष्टि बाधित दिव्यांग बच्चों के फ्री स्कूल रेडीनेस हेतु 18 मंडलीय जनपदों में बचपन डे केयर सेंटर्स का संचालन किया जा रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण, अल्पसंख्यक समुदाय के विकास एवं उत्थान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1998 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र छात्राओं को पूर्व दशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 365 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। न्याय, उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ पीठ के लिए नए भवनों के निर्माण के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में न्यायालयों की स्थापना हेतु 120 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा हेतु CCTV एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्तिगण तथा न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों के निर्माण हेतु लगभग 352 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति को अनुदान हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। युवा अधिवक्ताओं के लिए कार्पस फंड हेतु 5 करोड़ रुपए तथा उनके लिए किताब एवं पत्रिका हेतु 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। अधिवक्ता चैम्बर के निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राजस्व कृषकों को दुर्घटनावश मृत्यु / दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रदेश के राजस्व कार्मिकों को ऑनलाइन कार्य हेतु लैपटॉप / स्मार्टफोन आदि उपलब्ध कराए जाने के लिए 24 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है।
प्रदेश में 8 मंडलीय लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों छात्रावासों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। परिवहन, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन सड़क परिवहन निगम के बस स्टेशनों, डिपो कार्यशाला आदि के निर्माण तथा बस बेड़ों की में वृद्धि संबंधी कार्य हो 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना हेतु मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसों के क्रय हेतु 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है तथा चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना हेतु 50 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। मान्यवर राजकोषीय सेवाएं, मान्यवर राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा 8,736 करोड़ 6 लाख रुपए है। बजट में 28,478 करोड़ 34 लाख रुपए की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं। प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां 7,79,242 करोड़ 65 लाख रुपए अनुमानित हैं। कुल प्राप्तियों में 6,62,690 करोड़ 93 लाख रुपए की राजस्व प्राप्तियां तथा 1,16,561 करोड़ 72 लाख रुपए की पूंजीगत प्राप्तियां सम्मिलित हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 5,50,172 करोड़ 21 लाख रुपए है, जिसमें स्वयं का कर राजस्व 2,95,000 करोड़ रुपए तथा केंद्रीय करों में राज्य का अंश 2,55,172 करोड़ 21 लाख रुपए सम्मिलित है। व्यय, कुल व्यय 8,08,700